हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज वीके सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीके सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट या सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों, नए पैटर्न के साथ हैं, जो कि जैसे ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैं जो है चुनिंदा प्रश्न लेके ही आता हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ आज आपके लिए। ऐसे नए पैटर्न के साथ पढ़ेंगे दोस्तों हम। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ। उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 121 से लेके 150 तक दोस्तों ये प्रश्न है। स्टडी विद वीके सिंह, ये मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? गोवा भी नहीं है, ओडिशा भी नहीं है, केरल भी नहीं है, यानी कि दूसरा आंसर सही हो जाएगा। त्रिपुरा एक ऐसा जो है राज्य है जिसमें कोई समुद्री सीमा नहीं है। 122 नंबर प्रश्न है, किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ऐसा इसमें इसे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो 122 नंबर जो है इस प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों कौन सा सही होना चाहिए? मेरे ख्याल से पहला आंसर भी गलत है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, दूसरा भी नहीं सही है, झारखंड भी नहीं है दोस्तों, और चौथा भी गलत है, मध्य प्रदेश भी नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 123 नंबर, बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है? तो दोस्तों, जब बसंत काल आती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारी फसलें किससे ज़्यादा ग्रसित हो रही हैं। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ है? ओस भी नहीं है, ओस तो आती ही नहीं है बसंत काल में, पाला भी नहीं आता है, अधिक तापमान भी नहीं है इसमें। तुषारपात, यानी कि 123 नंबर जो प्रश्न का आंसर है वो तीसरा सही हो जाएगा। तुषारपात जो है सर्वाधिक हानिकारक होता है बसंत काल के ऋतु में जो फसलें होती हैं उनके लिए। अगला प्रश्न दोस्तों पढ़ेंगे हम, 124 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा, क्या होगा दोस्तों? 124 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं होगा, प्राथमिक अपघटक भी नहीं होगा, पादपों का अंतिम अपघटक भी नहीं होगा। इसमें दोस्तों चौथा आंसर सही हो जाएगा, खाग स्तूप का शीर्ष हो जाएगा। 124 का जो आंसर है वो चौथा सही हो जाएगा। 125 नंबर हम प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ? जो सबसे बड़ी इमारत है, बड़ी सुंदर इमारत है, वो उसको किससे खतरा है? तो 125 का जो आंसर है वो दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड CO2। 125 का जो है तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं दोस्तों, DDT सांद्रता का उच्चारण पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है। जो DDT है दोस्तों, DDT की सांद्रता, DDT दोस्तों एक कीटनाशक दवा है जो कि मच्छर उच्छर मारने के लिए जो पहले प्रयोग की जाती थी। तो इसका आंसर दोस्तों 126 का क्या होगा? पहला, जैविक सांद्रण। इसका आंसर जैविक सांद्रण हो जाएगा, पहला आंसर सही है। 127 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? लाइकेन जो है निम्न में से किसका उदाहरण है? 127 का जो आंसर है दोस्तों वो पहला सही हो जाएगा, सौहपकारिता का उदाहरण है। 128 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो विषाक्तता उत्पन्न करती है? 128 का कौन सा आंसर सही हो जाना चाहिए दोस्तों? जस्ता भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, सीसा उत्पन्न करती है, यानी कि दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, 129 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 129 नंबर, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि
ऑक्सीजन की मात्रा है जो कार्बनिक पदार्थ अपघटित को नापने के लिए की जाती है दोस्तों। बीओडी का मतलब यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 129 का कौन सा सही होना चाहिए? इस तरफ से क्या होगा, उतना ही रहेगा, ये भी गलत है। चौथा, बहुत तक में हो जाएगा, ये भी गलत है। थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी गलत है। यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 130 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों हम। घास के मैदान की खाक कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। सर्वोच्च उपभोक्ता दोस्तों, जो घास का मैदान होता है उसमें खाक की घड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा हो सकता है इसमें से? 130 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों कौन सा सही होना चाहिए? शाकाहारी भी नहीं होगा, शाकाहारी तथा मांसाहारी ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी तो गलत है क्योंकि इसमें से एक आंसर सही जरूर है, मांसाहारी होगा दोस्तों। 130 का दूसरा आंसर सही है। 131 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं पोषण की दृष्टि से? 131 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? सुपोषी भी गलत है, परपोषी भी गलत है, विषम परपोषी भी गलत है, मात्रोपजीवी यानी कि तीसरा आंसर सही है आपका। 131 का तीसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, 132 नंबर प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों जिसको जो मानव ने निर्मित किया है वो ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा ये आपको बताना है। उद्यान भी नहीं होगा दोस्तों, खेत भी नहीं होगा, तालाब नहीं है क्योंकि खेत भी नेचुरली है, तालाब वगैरह भी नहीं है। एक्वेरियम है दोस्तों, इसका 132 का दूसरा आंसर सही है। एक्वेरियम यानी कि जो कांच का बनाया जाता है मछलियाँ रखने के लिए, बड़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ दिखती हैं उसमें, तो एक्वेरियम पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित द्वारा है। 133 नंबर दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, इन में से बताना है कौन सी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन सी सबसे बड़ी नदी है? कृष्णा भी नहीं है, महानदी भी नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, गोदावरी है दोस्तों। 133 नंबर का जो आंसर है वो दूसरा सही हो जाएगा, एक गोदावरी होगा। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। 134 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है दोस्तों? इसमें से किस वर्ष की देन है? जो वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? 134 का आंसर दोस्तों कौन सा सही होना चाहिए? तीसरा, 1972 की देन है। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की देन है। 135 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? शैवालों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? 135 का जो आंसर दोस्तों होगा वो कौन सा सही होना चाहिए? एग्रोनॉमी भी नहीं होगा, हिस्टोलॉजी भी नहीं होगा, माइकोलॉजी भी नहीं होगा, इसमें दोस्तों फाइकोलॉजी होगा। फाइकोलॉजी आंसर आपका करेक्ट है, इट इज़ करेक्ट। 135 का पहला आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों। विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय तिहाई है? मरुस्थलीय है। विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? 136 का जो आंसर दोस्तों होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? 2/3 भी नहीं होगा, आधा भी नहीं होगा, 1/4 भी नहीं होगा, इसका पहला आंसर सही है, पहला आंसर राइट है। 1/3 भाग मरुस्थलीय है। अगला प्रश्न है 137 नंबर पढ़ते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, यानी कि जो साधारण पानी होता है उसमें नींबू डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि क्या हो सकता है? इसमें से आपका दूसरा आंसर सही है। ऑप्शन से ज़्यादा बड़े हैं इसलिए मैं सब ना पढ़ के डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। 137 का दूसरा सही है। नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए जो है नींबू उसमें जो है तैरता रहता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों 138 नंबर। जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है, क्या उपाय है दोस्तों? जल प्रदूषण जिससे दूर हो सके, यानी कि उसका क्या उपाय है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में। तो उसमें क्या होगा दोस्तों? ये पहला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा सही हो जाएगा आपका। गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए तभी जो है जल प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 139 नंबर। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, ऐसा क्यों कर पाता है दोस्तों? सबसे इजी है, ऊँट को देखिए उसका आकार क्या होता है उसमें, क्योंकि वो अपने कुबड़ में, दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके जो है वो ऐसा बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रह सकता है। 140 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देख रहे हैं दोस्तों इसमें पर्यावरण अध्ययन में लगभग विज्ञान बहुत आती है, तो आपको विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है।
इसीलिए पर्यावरण अध्ययन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भोपाल में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, लखनऊ में भी नहीं है, देहरादून में है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न है दोस्तों 141 नंबर, वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की जो परत होती है, ओजोन की जो परत, वातावरण में ओजोन की जो परत होती है, परत को किससे नुकसान हो रहा है? तो इनमें से बताना है दोस्तों किससे नुकसान हो रहा है। 141 का जो आंसर है आपका वो आपका तीसरा से हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से नुकसान हो रहा है। 142 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? दोस्तों कैसे पहुंचती है? 142 नंबर का आंसर जो है दूसरा सही हो जाएगा, सभी पत्तियों को नष्ट करने से जो है हानि पहुंचती है। जब पत्ती नहीं रह जाएंगी तो हानि तो होनी ही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन पे। विटामिन ई, हमारी बॉडी जो है कई सारे विटामिन से मिलकर बनी है, तो उसमें से पूछा गया है विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? हमारे शरीर में इतने सारे पार्ट हैं, इसमें जो विटामिन ई है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा यानी कि है पार्ट? तो इसमें तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है विटामिन ई की बहुत मात्रा जरूरत महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों 144 नंबर, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो कब किया गया था पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन दोस्तों, कब किया गया था? 144 का जो आंसर है आपका वो चौथा सही हो जाएगा, वर्ष 1993 में जो है पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया गया था। आगे 145 नंबर हम प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? अवस्थित है दोस्तों, बताना है आपको इसमें से चमोली घाट के निकट में जो है कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो इसमें 145 का आंसर दोस्तों है जो चौथा सही हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये चमोली के निकट अवस्थित है। आगे हम पढ़ते हैं 146 नंबर प्रश्न पे, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो 146 का जो आंसर दोस्तों दूसरा से हो जाएगा, स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। 147 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो दोस्तों कितने वर्ष का एडवोकेट होगा तभी वो जो न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है? तो इसका आंसर दूसरा से हो जाएगा, 10 वर्ष लगभग वो जो है वो एडवोकेट होना चाहिए, तभी जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 148 नंबर, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु, मतलब जो छात्र हैं उनको एक साथ पर्यावरण की जितनी भी शाखाएं एक साथ अगर पढ़ाएंगे तो निम्न में से कौन सा उपागम जो है श्रेष्ठ होगा? तो उसमें से पहला भी गलत हो जाएगा, चक्राकार भी गलत हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित उपागम भी गलत हो जाएगा, स्वान्वेषण उपागम भी गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा एकीकृत उपागम। तीसरा आंसर 148 का सही है। 149 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? हमारे पर्यावरण में जो हमारा पर्यावरण है इसमें किस गैस का दोस्तों है सबसे ज़्यादा सांद्रण है, किस अधिक? 149 का जो आंसर है दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो है सबसे अधिक सांद्रण पाया जाता है, बाकी सब गलत है। 150 नंबर प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस PDF का पर्यावरण अध्ययन का, मानव पर्यावरण संबंध एक स्पेस संकल्पना है। क्या संकल्पना है दोस्तों? ऋणात्मक भी है दोस्तों, ये भी सही है, धनात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, ये सभी यानी कि मानव पर्यावरण संबंध में ये सभी सही है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे प्रश्न बड़े चुनिंदा प्रश्न थे, बड़े अच्छे लगे होंगे आपको, और ऐसे प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे परीक्षा में, पक्का ऐसे ही प्रश्न पैटर्न के साथ मिलेंगे। और आप मेरा वीडियो देख चुके होंगे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो छोड़ने से पहले दोस्तों मेरा जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो आप टेट या सीटेट में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।